नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आसाम के तुनसुकिया में पुलिस फायरिंग के बाद हाई वोल्टेज तार लोगों पर गिरा, 11 अफराद की मौत, मुतादिद जख्मी। पीएम मोदी ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई के खिलाफ इंतखाबी जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस दर्ज, रायदही के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है इल्जाम। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के दूसरे हिस्से और आसाम में आखिरी मरहले के लिए डाले गए वोट। इलेक्शन कमीशन ने कहा पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन। पुतिंगल मंदिर सानहा 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज, इक़दाम कत्ल और गैर इदारतन कत्ल का मामला दर्ज, क्राइम ब्रांच ने की जांच शुरू। कोल्लम के पुतिंगल मंदिर के पास धमाका खेज अशिया से भरी 3 कारें बरामद, जांच जारी। पठानकोट दहशतगर्दाना हमले का मामला, एनआईए मसूद अजहर और दीगर 3 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल से रुजू। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने एक बार फिर दिया मतनाजा बयान, कहा साईं बाबा की पूजा करने की वजह से महाराष्ट्र में है सूखा, साईं बाबा की जगह गणेश जी की पूजा करने का लोगों को दिया मशवरा। जम्मू में महबूबा मुफ्ती की सदारत में रियासती काबीना की पहली मीटिंग, 25 मई से श्रीनगर में मुनक्किद होगा बजट इजलास, कई दिगर अहम ऐलानात। एनआईटी श्रीनगर में इम्तहानात शुरू, गैर कश्मीरी तलबा ने इम्तहानात में नहीं लिया हिस्सा, कई तलबा अपने घरों को रवाना। प्रत्यूषा खुदकुशी मामला, राहुल को समन जारी, 13 मई को अदालत में होना होगा पेश। मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन हिंदुस्तान के 2 रोजा दौरे पर, दिल्ली में की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, कई बाहमी मामलों पर हुए दस्तखत। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मगरबी बंगाल और आसाम की पोलिंग की करेंगे। तो आसाम और मगरबी बंगाल में आज भारी वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इस बीच तशद्दुद के चंद वाकयात भी पेश आए। आसाम में दूसरे और आखिरी मरहले में 61 असेंबली हलकों में वोट डाले गए। आसाम के बारपेटा जिले के एक पोलिंग स्टेशन पर लाइन बनाने के मसले पर सीआरपीएफ के एहलकारों और मकामी लोगों के बीच हाथापाई के दौरान एक 80 साला बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। इस वाकये में सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट और एक कांस्टेबल समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। उधर कामरूप जिले के 6 गांव में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल के जरिए एक हामिला खातून के साथ मुबैना बदसलूकी का मामला सामने आने के बाद इस पोलिंग स्टेशन से सीआरपीएफ की सारी टीम को तब्दील कर दिया गया। मगरबी बंगाल में आज 31 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग हुई तो रायदहिंदों ने 163 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद कर दिया। As far as West Bengal is concerned, in none of the polling station, inside or in polling station premise, any type of violence, clash or injury has taken place. It was within the premise or within the polling station in any of the polling station of the West Bengal in 31 assembly constituency, no violence, injury or any type of death has taken place, clash has taken place. That is inside the premise. However, during the polling hours, we got some information, some sporadic information that some type of political clash between the workers of different political parties had taken place. The police force, the QRT, the RTs and the heavy radio flying squad were immediately rushed there, and in these cases also there is no major incident which has taken place. Swift action was taken, and because of which no major incident even outside the polling station has taken place. However,
तो आसाम की सूरत हाल जानने के लिए और पोलिंग फीसद के ताल्लुक से हम रुख करेंगे। हमारी नुमाइंदा जुड़ चुकी हैं शबाना एजाज गुवाहाटी से। शबाना, सबसे पहले जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज 61 सीटों पर रायदही हुई, सबसे पहले पोलिंग परसेंटेज, पोलिंग फीसद क्या रही? बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही हम लोग बार बार भी ये कह रहे थे कि जिस तरह से सुबह से लंबी लाइनें देखी जा रही थी, लोग बड़ी तादाद में घरों से निकले थे और वोट डालने के लिए बाहर आए थे, तो ऐसे में पोलिंग परसेंटेज का बढ़ना तो यकीनी था और बढ़ा भी। खुद इलेक्शन कमीशन ने माना है कि इस बार जो है वो पोलिंग परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले इसमें इजाफा हुआ है और काफ़ी तादाद में लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। अब तक जो खबरें मिल रही हैं 86 से 88% जो है वोटिंग हुई है, तो काफ़ी बड़ी तादाद है और लोगों ने पुरअमन तरीके से, खासकर गुवाहाटी में तो बिल्कुल पुरअमन रहा, पुरअमन तरीके से लोगों ने वोट डाले। जी शबाना, जिस तरीके से लोग जो है बड़ी तादाद में, हम विजुअल्स के जरिए देख रहे थे, आपसे राब्ता भी कायम किया था, लोग काफी जोश में थे, तो मुद्दा जो है उन्होंने अपने जहन में रख कर वोट दिया है। आखिर बुनियादी मसाइल सबसे ज्यादा क्या हैं आसाम के, जिसको लेकर आज लोगों ने इस जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लिया? आपने देखा होगा कि जिस तरह से बंगाल में 2011 में जो इलेक्शन हुए थे, उस वक्त तब्दीली की हवा चल रही थी, कह रहे थे कि तब्दीली की लहर चल रही है और ममता बनर्जी ने एक तारीख बनाई थी। वैसे ही कुछ हवा यहाँ भी देखी गई, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पिछले 3 बार से कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद हालांकि वजीर आला तरुण गोगोई का इमेज जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पर कहीं ना कहीं जो भी काम है, तरक्की की जो भी काम है, उससे गफलत बरतने का इल्जाम लगता रहा है। और जिस तरह से 2014 में बीजेपी को 14 सीटों पर कामयाबी मिली थी एमपी इलेक्शन में और मरकज में हुकूमत बनाने में आसाम के लोगों ने एक बड़ी राह हमवार की थी, तो ऐसे में ये बीजेपी की कोशिश भी थी कि किसी तरह से आसाम में वो इक्तदार हासिल करने में कामयाब हो। बहरहाल कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है हुकूमत, जो भी हुकूमत आए, वो आसाम की तरक्की के लिए काम करे। और लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि बेरोजगारी, क्योंकि आसाम में अगर आप नजर डालें, तालीमी शरह काफी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद जो बेरोजगारी है उस पर कंट्रोल पाने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। तो ऐसे में लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था कि बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जाए। हालांकि बीजेपी ने 2014 में कई वादे किए थे, लेकिन उसके बावजूद शबाना, इस वक्त आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ वर्जी को लेकर एक केस दर्ज किया गया है, इस ताल्लुक से क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, सुबह 11 साढ़े 11 बजे के करीब जब वजीर आला तरुण गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो सबों को हैरानी हुई कि ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर था कि 5 बजे तक वोटिंग के खत्म होने से पहले इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया नहीं जा सकता। और आप देखें कि किसी भी न्यूज़ चैनल में इस तरह से वो चलाई भी नहीं गई, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था। लेकिन उसके बावजूद वजीर आला तरुण गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया के नुमाइंदों को बाज़ाब्ता दावत देकर फ़ोन करके उन्हें बुलाया गया, तो हर एक को हैरानी हो रही थी। और आप देखें कि शाम होते ही इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल आंख दिखाना शुरू किया है और एफआईआर जो है वो की गई है दर्ज तरुण गोगोई के खिलाफ। लेकिन उन्होंने फिर भी साफ कहा है कि जो भी करना है कर ले, लेकिन उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। तो ऐसे में तो वज़ीर आला तरुण गोगोई का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की अगर बात करेंगे तो उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर लिया है तरुण गोगोई के खिलाफ। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते हुए चले कि आसाम में 86% जो है रायदही दर्ज की गई है, वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे। आसाम के तिनसुकिया जिले में पुलिस की गोलीबारी के चलते एक हाई वोल्टेज तार लोगों पर गिर गया। इस तार की जद में आने से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक लाठियों के साथ मकामी लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद एहतजाजियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की और कुछ गोलियां ऊपर हाई टेंशन तार में जा लगी, जिससे तार टूटकर लोगों पर गिर गया। पुलिस के मुताबिक ये लोग कत्ल के एक मामले में गिरफ्तार किए गए 2 मुलजमीन को अपने सुपुर्द करने का मुतालबा कर रहे थे ताकि वो इंसाफ कर सके। पुलिस के मुताबिक कत्ल की ये वारदात 3 दिन कबल अंजाम दी गई, जहां एक ही खानदान के 3 मेंबर, बाप, बेटा और बहू को अगवा कर लिया गया था। हालांकि नौजवान को अगवाकारों के चुंगल से भाग निकलने में कामयाबी मिली, लेकिन बाद में दोनों ससुर और बहू की लाश मिली।
इसी मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। पठानकोट एयरबेस दहशतगर्दाना हमले की जांच कर रही एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रुजू किया है। एनआईए ने इंटरपोल से मसूद अजहर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की है। पठानकोट हमले के मुश्तबा मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद एनआईए अब इंटरपोल से जैश चीफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की अपील कर रही है। एनआईए ने इंटरपोल के सामने दीगर 3 मुश्तबा अफराद के नाम भी पेश किए हैं, जिसके खिलाफ वो रेड कॉर्नर नोटिस चाहती है। जराये के मुताबिक एनआईए की खुसूसी अदालत ने एक डोजियर के साथ गैर जमानती वारंट सीबीआई को रवाना किया है। सीबीआई ही एक ऐसी नोडल एजेंसी है जो मुल्क में इंटरपोल की तर्जुमानी करती है। एनआईए ने 47 साला मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ, काशिफ जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ वारंट मांगा है। जिन दहशतगर्दों की शनाख्त की गई है उनमें पंजाब सूबे का नासिर हुसैन, गुजरानवाला का अबू बकर और सिंध के उमर फारूक और अब्दुल कय्यूम का नाम शामिल है, जो 2 जनवरी को सुबह सवेरे पठानकोट एयरबेस में दाखिल हुए थे। एनआईए ने इंटरपोल को मसूद अजहर और दीगर के खिलाफ वारंट के लिए GIST सबूत भी पेश किए हैं, जिसमें जान और लतीफ के साथ दहशतगर्दों की टेलीफोन पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आगे बढ़ेंगे। जेएनयू एसयू लीडर कन्हैया कुमार ने एक और मुतनाज़ा बयान देकर तनाज़े में घिर गए हैं। कन्हैया कुमार ने आरएसएस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपनी बीवी और बच्चों का नाम भारत माता की जय रखेगा, ताकि जब उसके बच्चे स्कूल जाएं और टीचर उनसे नाम पूछे तो वो भारत माता की जय कहें, जिससे उसके बच्चों की फीस माफ हो जाएगी। वाज़ेह है कि जेएनयू में मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के लिए कन्हैया कुमार पर मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज है और वो अबूरी जमानत पर रिहा है। बात केरल की करेंगे। केरल के पुतिंगल मंदिर सान्हे के मामले में पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिन अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें मंदिर की मैनेजिंग कमेटी के अरकान के अलावा फायर वर्क कॉन्ट्रैक्टर के असिस्टेंट्स भी शामिल हैं। इस बीच केरला के मुतासरा मंदिर के करीब धमाका खेज अशिया से लदी 3 कारें पाई गई हैं। उधर केरला हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी चिदम्बरेश ने अदालत को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने अदालत से मुदाखलत करने की अपील की है और कहा है कि रियासत के मंदिरों में ज्यादा शिद्दत वाले पटाखों के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी लगाने की जरूरत है। हाई कोर्ट जज की अर्जदाश्त पर कल समाअत हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इश्तराक से यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस नामी एक ऐप को लॉन्च किया है। मुल्क के तिजारती दारकूमत मुंबई में मुनक्किदा इस तकरीब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन के अलावा NPCI के MD व CEO AP होता के अलावा एक्सिस बैंक के CEO शेखा शर्मा, ICICI बैंक MD चंद्रकोचर और भी मौजूद थे। UPI ऐप के जरिए रकम की ऑनलाइन मुंतकली को आसान बनाया जा सकता है। मुल्क के 29 बैंक्स ने भी अपने खातेदारों को UPI ऐप के सहूलत फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है।
29 बैंक्स तो अभी हमको उनको ऑप्शन एक्सरसाइज किए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। 19 बैंक्स आज उनका सिस्टम तैयार है, बाकी 10 बैंकों का सिस्टम चल रहा है। ये महीने 2 महीने के अंदर वो भी रेडी हो जाएंगे। यूपीआई से फ़ायदा क्या है कि जिन कस्टमर्स के पास वॉलेट नहीं है या जिनके पास अपने बैंक में पैसा है वो भी डिजिटली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यूपीआई क्योंकि सिक्योरिटी मोबाइल डिजिटल सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं इसलिए बहुत सिंपल और कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन है। But I think UPI will truly revolutionize not just the payment systems, but I think the payment habits for various reasons. First of all, India is a country where the usage of smartphones. खबरें और भी हैं, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। यूक्रेन में 3 हिंदुस्तानी तलबा पर हमला किया गया। इस हमले में 2 तलबा हलाक और 1 तालिब इल्म जख्मी हो गया है। मेडिकल कॉलेज के तलबा का ताल्लुक मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और आगरा से है। यह हमला इतवार को किया गया। मुजफ्फरनगर के प्राणो शांडला और गाजियाबाद के इंकोर सिंह और इस हमले में हलाक हो गए हैं, जबकि आगरा के इंद्रजीत सिंह चौहान अस्पताल में जेर इलाज है। इस हमले की तौसीक वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने की है। वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने कहा है कि हिंदुस्तानी सफीर इस मामले पर यूक्रेन हुकूमत से राब्ते में है। हुकूमत तलबा की लाश उनके वालिदैन के हवाले करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तलबा की मौत पर अफसोस का इजहार किया और यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का भी ऐलान किया है। तो यूक्रेन में मारे गए लड़के के वालिद ने हुकूमत से इस मामले की जांच करने और उनके लड़के की लाश वापस करने की मांग की है। प्रणव सन 2008-9 में गए, एमडी करने गए। एमडी का फाइनल ईयर था। जानकारी तो जो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से मिली है कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, उसके बाद पता लगा कि डेथ हो गई। तो जब से बड़ा बेटा जो है संपर्क में है एम्बेसी के, एप्लीकेशन मूव की है भाई डेड बॉडी और इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है उन्हें, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। भाई अगर जो कोई स्टूडेंट बाहर जा रहा है, अपने खर्चे पे जा रहा है, देश के लिए कुछ करेगा और देश उसके लिए नहीं करेगा तो लापरवाही है देश की, इसमें क्या दिक्कत। भाई हम जब सब अपने से अफोर्ड कर रहे हैं, आज भी अपने से अफोर्ड कर रहे हैं। अब तक किसी भी अधिकारी ने, किसी नेता ने, किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने कोई संपर्क कैसे नहीं किया कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे सबसे पहले घटना का जो विवरण सरकार को देना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि वो फिलहाल डेड बॉडी तो तुरंत आए। भाई सरकार इतना सहयोग करे कि डेड बॉडी तुरंत भेजे ताकि उसे अपना देश नसीब हो सके। देश उस अपने जो है भाई यहाँ का बच्चा है, अपने मूल घर में आए, पैतृक गांव में आए, घर जो भी वैदिक संस्कार हैं वो रीति रिवाज से संपन्न हो। वहीं यूक्रेन हमले की जख्मी तालिब इल्म इंद्रजीत सिंह के वालिदैन भी अपने लड़के की सलामती को लेकर फिक्रमंद हैं। इंद्रजीत के वालिदैन से हमारे नुमाइंदे शोभी चतुर्वेदी ने बातचीत की है। यूक्रेन में 3 भारतीय छात्रों पर हमला हुआ है, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो चुकी है और एक गंभीर घायल है। ये तीनों ही छात्र यूपी के थे। जो आगरा के छात्र है जो घायल हैं, उसके पिता हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या घटना हुई है, क्या पता चला? ये बताते हैं दोस्तों में था तो वहाँ पे कोई कह सुनन हो गई है, तो वहाँ पे अपने बाद में ये लड़ाई झंझट उनकी हो गई है। जी अपने क्वार्टर में सो गए यहाँ के और फिर सोते में उन्होंने हमला कर दिया। तो दोस्तों ने हमला किया या बदमाशों ने हमला किया? ना दोस्तों ही बता रहे हैं, या दोस्त हों या वहाँ के, अब हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि ये साथ में जिनके थे उन्हीं ने हमला करा। आपको जानकारी किससे मिली, कहाँ से आई जानकारी? ये हमें जानकारी मिली है कि जो वहाँ पे रहते हैं साथ में लोग बाग, साथ में पढ़ते हैं और जो हॉस्टल में मतलब रखते हैं, उन्होंने जानकारी दी है। जी आप बताइएगा, बच्चा आपका वहाँ सुरक्षित मानती है, सुरक्षित है कि नहीं बच्चा?
अब इस हालात से कैसे सुरक्षित समझे जब बच्चे घायल हो गया है। क्या कोई बच्चे से आपकी बात हुई क्या, ऐसा कुछ? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं हुई। किससे बात हुई, कैसे मालूम पड़ा आप लोग को? लड़के का कोई दोस्त है या सारे कोई, हमने मुझसे खास पता नहीं कौन ने बात करी, लेकिन जेंट्स था कोई। कौन सी पढ़ाई कर रहा है, यूक्रेन में क्या पढ़ाई कर रहा है? डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। सुरक्षित है वहाँ बच्चा क्या? अब कैसे सुरक्षित समझे जब बच्चा घायल पड़ा है तो। ये घायल छात्र के माता पिता हैं। इनका कहना है यूक्रेन में इस समय हालत गंभीर है, बच्चा सुरक्षित नहीं है, वो परेशान है, वो अपने बच्चे को सुरक्षित चाहते हैं। कैमरामैन बंटी के साथ शोभित चतुर्वेदी, ईटीवी न्यूज़, आगरा। और अब बात एनआईटी की करेंगे। एनआईटी श्रीनगर में इम्तहानात शुरू हो गए हैं। इसी दौरान गैर कश्मीरी तलबा ने इम्तहानात में हिस्सा नहीं लिया। उनमें से कई तलबा अपने घरों को रवाना हो गए हैं। वज़ीर के इंस्टीट्यूट ने ख्वाहिशमंद गैर कश्मीरी तलबा को घर जाने की इजाजत दी थी। ऐसे तलबा का इम्तहान बाद में लिया जाएगा। अगरचे कैंपस में हालात पुरअमन हैं, ताहम कैंपस में सिक्योरिटी बदस्तूर कायम है। उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग भी मुनक्किद हुई। मीटिंग का मकसद एहतजाजी तलबा समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करना था। मकामी तलबा ने इम्तहानात में हिस्सा लिया। दिया तो काफ़ी कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, एग्ज़ाम दिया हमने, तो नॉन लोकल्स में से किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो बाकी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। जी सारे सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स था। जी माहौल बिल्कुल ठीक था। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल दाखिले के लिए दिए गए अपने मुतनाज़ा फैसले को वापस ले लिया है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी दाखिलों के लिए सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET मुनक्किद करने मेडिकल कॉलेजों को हिदायत दी थी। अदालत ने इस मामले पर कहा कि 18 जुलाई 2013 में उस वक्त लिए गए फैसले पर राय नहीं ली गई थी। हिंदुस्तान के दौरे पर आए बर्तानिया के शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट ने आज इंडिया गेट पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। उसके बाद वो बाबा कौम गांधी जी के समाधि राजघाट पर उन्हें भी खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे। बरतानवी हाई कमिश्नर की रिहाइश गाह पर मलिका बरतानिया की यौम पैदाइश की तकरीब में भी शाही जोड़ा शामिल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं तिरछी नजर के साथ। आदाब।